हम बात कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। 5000 प्लस पीवाईक्यूज के साथ कंप्लीट पेपर वन की थ्योरी करेंगे। बेसिकली हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम कंप्लीट थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, ऑल 10 की 10 यूनिट्स पढ़ लिया, लेकिन उस चीज को हम एग्जाम हॉल में जाके अप्लाई नहीं कर पाते। तो हमने इन पेपर्स को एनालिसिस किया, एक प्रॉपर चीजें सोची कि क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातें की। तो इससे यही चीज निकल के आई कि स्टूडेंट्स क्या है, थ्योरी पे फोकस करता रहता है और ज्यादा प्रैक्टिस वो क्वेश्चंस की नहीं करता है। इसलिए हमने एक चीज की है कि हम जो अब की बार कंप्लीट 10 यूनिट्स की थ्योरी करेंगे वो 5000 प्लस पीवाईक्यूज के साथ करेंगे। पूरा का पूरा एकदम कंसेप्ट को निचोड़ के चलेंगे और हर यूनिट के 500 से ज्यादा पीवाईक्यूज, जो बेस्ट पीवाईक्यूज रहेंगे, 500 से ज्यादा पर यूनिट। आप सोचिए 10 यूनिट के 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, प्लस कंप्लीट थ्योरी होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी, और स्टडी मटेरियल भी आपके पास बाय कोरियर घर पे आएगा। अलग से कोई किसी भी तरह से आपको मेरे हिसाब से बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। और लाइव सेशन जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप SWMG पे, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। स्टेप बाय स्टेप रिवीजन भी साथ साथ करना है आप लोगों को। तो चलो अब हम बात करते हैं आगे। आगे हमारा एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम बेसिक जो हम बात कर रहे थे, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रहे थे, उसके के बारे में बात कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये प्रोपोजिशन की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, सुकरात इज ए ह्यूमन बींग, देयरफॉर सुकरात इज मॉर्टल। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस के नाम से, या स्ट्रक्चर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशन है। और इसमें बेसिकली आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछता हूँ। उसमें ये बोला गया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशन है, एक स्ट्रक्चरल कैटेगरी ऑफ प्रोपोजिशन है, उसमें एक सिंपल फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशन होगा उसमें कितने सर्कल बनेंगे, कितने मिनिमम सर्कल कितने बनेंगे। आपसे ये पूछा, सर्कल का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे सर्कल, ये इतने, ये है, कुछ ये है, कुछ ये है, ऐसे बनाते हैं ना वो सर्कल, है ना। आपको याद है ना वो सर्कल बनाते हैं भी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, कुछ भेड़ बकरियां हैं, कुछ ये हैं, तो ऐसे इस तरह से, है ना। सर पहचानेंगे कैसे सर, क्या क्या कैसे पहचानेंगे। देखो सिंपल फॉर्म है ना, ये सिंपल फॉर्म है। जैसे इसमें एक परमिसिस P1 है, ये परमिसिस P2 है, और ये इसका कंक्लूजन है। दिस इज द सिंपल फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है, देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म है ये। जिसमें हमने कल भी बात की थी ना। और ये डिडक्टिव हो गया, ओल वाला शुरू होगा, पर्टिकुलर वह शुरू होगा तो इंडक्टिव हो जाएगा। ये तो हमने कल बात की थी सदय यादव में। बिंदु मैम वेरी गुड इवनिंग। क्या पहचानेंगे कैसे, कहाँ पे प्रॉब्लम आई, पहले वो मेरा क्वेश्चन मैंने जो पूछा है वो बताओ। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें मिनिमम सर्कल कितने बनेंगे, इस एक सिंपल फॉर्म जो प्रोपोजिशन की है इसमें। सीमा मैम कह रहे हैं 3 सर्कल बनेंगे, दिव्या भट्टाचार्य जी कह रहे हैं 3 बनेंगे। चलो चलो मैं देखते हैं कितने सर्कल बनते हैं। मैं सर्कल की ये बात कर रहा हूँ। जैसे श्वेता मैम कह रहे हैं 4 बनेंगे, चलो अब देखते हैं कितने बनेंगे। पहला देखो लिखा हुआ है ऑल ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल, ठीक है ना। ऑल ह्यूमन बीइंग, ये मैं मान लेता हूँ ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये मैंने एच लिख दिया ह्यूमन बीइंग के लिए। ये सारे के सारे ह्यूमन बीइंग क्या है, मोर्टल है, नश्वर है। तो सबको घेर लूंगा, सबको। तो ये हो गया पहले का, मोर्टल यानी कि नश्वर। ये मैंने कहा कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है, ये बीच वाला सर्कल है ना, और इसमें जितने भी है ना, ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, मोर्टल है, तो घेर लिया। दूसरी लाइन, सुकरात इज ए ह्यूमन बीइंग, तो सुकरात है, सुकरात है, ह्यूमन बीइंग है। तो सुकरात कहाँ बनाऊंगा, यहाँ बनाऊंगा, सुकरात यहाँ बनाऊंगा। ये सुकरात है क्योंकि सुकरात ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अब ये बताइए, ये देयर फॉर सुकरात इज मोर्टल, इसका कोई अलग से बनाना पड़ेगा क्या। अब इस सर्कल से, इन सर्कल से आपको लग नहीं रहा कि ये सुकरात है, ये मोर्टल है। तो टोटल कितने बन गए, कितने सर्कल बन गए टोटल, टोटल सर्कल कितने बने, 1 2 3। टोटल सर्कल कितने बने, 3 बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है।
तो बेसिकली जितने परमिसेस होते हैं उससे एक ज्यादा सर्कल बनता है, यूं दिमाग में रखिए। जैसे यहाँ 2 परमिसेस है तो 3 सर्कल बनेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑप्शन में था 2 3 4, इस तरह से ऑप्शन बना दिया तो 3 सर्कल बनेंगे। पता लग गया कैसे बनेंगे? बताओ भाई, पता लग गया ना? अरे बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। नहीं, कंक्लूजन तो निकल ही रहा है ना श्वेता मैम। भाई कंक्लूजन का अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ही तो कंक्लूजन निकल ही रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे। ये बेसिकली क्या है, ये कह रहा है कि देर आर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म प्रोपोजिशन। स्टैंडर्ड फॉर्म प्रोपोजिशन की 4 ही होती है, ओनली 4। अगर आपको कोई पांचवी दिमाग में आना तो बताया कि भी ये मेरे पांचवी दिमाग में आई है। ठीक है, 4 ही स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। जैसे एस फॉर यहाँ पे सब्जेक्ट है, पी फॉर प्रेडिकेट है, यानी कि विशेषता। तो एक तो ये हो सकती है कि ऑल एस, ये जितने भी एस है, ये जितने भी एस है ये पी है। एक तो ये कंडीशन बन सकती है, चलो ठीक है। दूसरी कंडीशन है नो एस इज पी, यानी कि ये एस और ये पी, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे एस और पी बन गया, ये एस है और ये पी है, देर इज नो रिलेशन बिटवीन एस एंड पी। तीसरा है सम एस इज पी, यानी कि सम एस, यानी कि ये एस है ना, ये एस है, इसका कुछ पार्ट पी है, तो मान लेते हैं ये पार्ट इसका पी है, तो यहाँ पे पी आ गया, कुछ भाग एस का पी है। और सम एस इज नॉट पी, तो अगर इसका देखें तो यही बात है ना, ऐसा ही बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये बोलूं, ये एक मिनट आप सुनना आराम से, इसका एक ही बन जाएगा ना। जैसे इसको मैं मिटा दूं, वो सेम कलर में लेके आता हूँ। सम एस इज नॉट पी, ये एस है सारा, और अगर मैं ये कह दूं कि इतना पार्ट है वो एस का, वो पी है, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट है वो तो पी नहीं है ना, ये वाला पार्ट तो पी नहीं है। तो इसमें भी ये होगी सम इज नॉट पी। ठीक है, तो ऑल एस इज पी, या फिर एस और पी में कोई रिलेशन नहीं है, या कुछ एस पी है या कुछ एस पी नहीं है। ये 4 ही कंडीशन बन सकती है। इन 4 कंडीशन के अलावा, या 4 फॉर्म बन सकती है, इन 4 फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं बन सकती। ठीक है, और उसमें ऑल के जगह हमेशा ए से डिनोट किया जाएगा। जैसे ऑल जहां पे लिखा होता है तो ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऑल एस पी जो ए से डिनोट करेंगे, और नो जहां पे भी होगा वो ई से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। नो, ये हम जब हम स्केयर ऑफ अपोजिशन पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। ऑल के लिए ए, नो के लिए ई, सम के लिए आई, और सम नोट के लिए ओ होता है हमेशा। ए ई आई ओ, ए ई आई ओ। ठीक है, ए फॉर ऑल, ये तो आपको याद रहेगा। ई होता है वो नो के लिए होता है, तो ऐसे याद रखना। ई फॉर एम्पटी, खाली है, कोई नहीं है, नो, ऐसे याद रह जाएगा। सम, कोई तो आई, आई, सम आई, सम आई, सम आई, ठीक है। ओ, कोई नहीं आई, सम नोट। ठीक है, ऐसे याद कुछ कर लेना। ठीक है, ये ए आई ओ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जब हम स्केयर ऑफ अपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो आपको ये रिलेशन देखने को मिलेंगे, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये याद रहेगी आपको बात, ए आई ओ वाली। बोलो भाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखो आपको क्या समझ आया। ऑब्जर्व द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट एंड पिक द करेक्ट आंसर। एक आर्ग्यूमेंट लिखा है कि ऑल पिग्स आर शिप, सभी सुअर भेड़े हैं। ऑल शिप्स आर गोट, सभी भेड़े बकरियां हैं। देयरफॉर ऑल पिग्स आर गोट, अतः सभी सुअर बकरियां हैं। ये आपके पास एक आर्गुमेंट है, और इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसमें आप क्या बोलोगे, क्या निकलेगा आंसर, ये बताना है आपको। आराम से सोचो, 20 सेकंड।
चलो पोल दे दूं भाई, दे दिया जाए पोल। चलो लास्ट 5 सेकंड्स और है, सोच लीजिए फिर पोल दूंगा। चलो 10 सेकंड्स और दे रहा हूं। चलो मैं पोल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। गुड, कुछ बच्चों ने राइट आंसर किया है, बहुत सारों ने नहीं भी किया। वेरी गुड, ये आपको सोचना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ओनली वन आंसर आएगा। ठीक है, कैसे देखो इसको, देखो हमें बताऊंगा, देखो कैसे करें। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल पिग्स आर शिप। आराम से समझो, सादे यादव में नहीं समझ में आए तो फिर पूछना। ये लिखा हुआ है कि ऑल पिग्स आर शिप, सभी सुअर हैं वो भेड़े हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। फिर कह रहा है ऑल शिप्स आर गोट, सभी भेड़े हैं वो बकरियां हैं। ठीक है, मैंने देख लिया कि। फिर लिखा हुआ है कि ऑल पिग्स आर गोट, अतः सभी सुअर बकरियां हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, ये आर्ग्यूमेंट कैसा है, ये आर्ग्यूमेंट कैसा है। कह रहा है कि सारी की सारी जो सुअर हैं वो भेड़े हैं। ठीक है, ऑल शिप आर गोट, है ना। ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। कैसे हुआ, आप इसमें क्यों हुआ वैलिड, देखो वैलिड आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या था कि वो परमिसिस को फॉलो करेगा, बेसिकली जो कंक्लूजन होगा। तो यहाँ कंक्लूजन क्या है, जो लास्ट में देयरफॉर वाला कंक्लूजन है। ठीक है ना, है ना, ये देयरफॉर वाला कंक्लूजन ही है, ऑल पिग्स आर गुड। और ये किसको फॉलो कर रहा है बताइए, ये परमिसिस को फॉलो कर रहा है कि नहीं? ये परमिसिस P1 है, ये P2 है, इसी को फॉलो करते हुए तो ये कंक्लूजन निकला। क्योंकि किसी ने कहा कि सारे सुअर हैं वो भेड़े हैं, फिर कहा सभी भेड़े बकरियां हैं, है ना। तो अतः सभी सुअर बकरियां हैं, ये कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है कि। जैसे इसको ऐसे बना लो कि ये मान लो पिग्स है, ये सारे के सारे पिग्स है, ये मानो ये सारे पिग्स है, ये सारे के सारे क्या है, शिप है, भेड़ है। चलो ये सारा का सारा शिप है, मैंने इसके ऊपर बना दिया। ये लो, ये जितने भी पिग्स हैं, यानी कि ऑल पिग्स आर शिप, ये बना दिया। फिर कह रहा है ऑल शिप आर गोट, जितनी भी शिप है वो गोट भी है। तो अब इसको मैंने इसके ऊपर बना दिया, क्योंकि शिप को कवर करना पड़ेगा। तो ये लो, शिप को कवर कर लिया, अब गोट है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो क्या है, ऑल पिग्स आर गोट, ये जितनी भी पिग्स है वो गोट है कि नहीं बताओ, इसको देख के आपको लग रहा है कि नहीं? अगर इस सर्कल को देखते हैं, श्रद्धा यादव आप मैम बताओ कि पिग्स है वो गोट है कि नहीं है, सारी की सारी पिग्स है वो गोट है कि नहीं? इस सर्कल को देख के बताओ, है ना, है। क्योंकि है तो ये इसका मतलब क्या है, ये जो कंक्लूजन निकला है, ये कंक्लूजन निकला है, ये किसको फॉलो करते हुए आ रहा है? इन दो चीजों को फॉलो करता हुआ आ रहा है बिल्कुल अच्छे से। अगर इन परमिसिस को फॉलो करते हुए आ रहा है कंक्लूजन, इसका मतलब वो क्या है, वैलिड है। वैलिड है तो वैलिड का हमें बताना था, सीधी सी बात है। अब पढ़ लीजिए ऑप्शंस। पहला कह रहा है वैलिड आर्ग्यूमेंट बिकॉज इफ द परमिसिस वर ट्रू द कंक्लूजन वुड हैव बीन ट्रू। एक वैध युक्ति है, क्योंकि यदि आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष भी सत्य होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये परमिसिस को फॉलो कर रहा है, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अगर परमिशन सच है तो कंक्लूजन भी सच होगा। अगर ये ऊपर वाली दो बात सच है तो नीचे वाली 100% सच होगी, क्योंकि एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है और परमिसिस को फॉलो कर रहा है, तो यही राइट हो गया। बाकी तो इनवैलिड नहीं है ना। प्रोबेबली ट्रू क्या है, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होगा, या सीधा सा ये ट्रू ही होगा। अगर परमिसिस ट्रू है तो ये भी नहीं होगा। वीक आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये तो फॉलो कर रहा है, इसलिए ओनली वन आंसर आ गया। क्या आप लोगों को समझ आया? साध्य में और समझ में आया? बताओ। हाँ, या क्या मैम समझ में? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सबको समझ में आ गया क्या भाई? चलो आगे चलता हूं मैं। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान से एक क्वेश्चन समझना। और ये क्वेश्चन अभी नहीं आएगा आपको, अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है टॉपिक कहीं से या मुझसे तो आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, इन द स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स विच टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कथन है? ठीक है, ये कह रहा है
इन द स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स विच टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूशन। कथन है कुत्ते सरीसृप नहीं होते, इसमें कौन सा पद वितरित है? तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड शब्द को आपका पता नहीं है। मैं एक बार रोक रहा हूँ क्लास को, इसको मैं साध्या मैम की बात कह रहे हैं सर, इसी तरह का इनवैलिड बता दीजिए। एग्जाम्पल प्लीज 3। क्या कह रहे हो? इनवैलिड, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। देखो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट मैंने कल भी बताया था, पूरा एग्जांपल हमने साध्या में बात की थी। इनवैलिड में कोई मतलब नहीं होगा, वो परमिसिस को फॉलो नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं ऊपर लिखा आ गया, जैसे इनवैलिड की बात करें तो लिखा मान लो ऑल पिग्स आर शिप, ऑल शिप्स आर गोट, ये तो लिखा हुआ है। फिर उसने लिख दिया, उसने कुछ लिख दिया कि शिप्स आर गोट, ऐसे लिख दिया। तो शिप और गोट नहीं, पिग्स और शिप और ऐसे रिलेशन बनाना पड़ेगा। अगर शिप है या फिर मतलब वो सीधा सीधा फॉलो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। या फिर वो लिख देगा कि ऑल गोट्स आर पिग्स, तो ऑल गोट आर पिग्स तो नहीं है ना। अगर इसमें देखो तो सारी गोट तो पिग्स नहीं है। इस तरह से चलेगा, वो फॉलो नहीं करता, वो चलेगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, परमिस इसको फॉलो नहीं करेगा। आप ऐसे डायग्राम बना के देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ऐसे सर्कल बना के देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से शांति से, आप उलझाओ मत दिमाग को, बहुत नॉर्मल सी बात है कि ये कह रहा है, ये कह रहा है, हो जाता है आराम से। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन द स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स विच टर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके अंदर आपको ये नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता क्या है। पहले ये टॉपिक पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी इसको संभाल के रखना, फिर आप करना, ठीक है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखो, दो चीज होती है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। मैं आपको पहले ये शब्द, उद्देश्य या कर्ता और प्रेडिकेट, उसकी विशेषता। जैसे मुझे एक बात बताओ, मुकेश इज मोर्टल, मुकेश इज मोर्टल, मुकेश नश्वर है, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? बताओ, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? मुकेश नश्वर है, मुकेश नश्वर है। मुकेश है वो सब्जेक्ट हो गया, मुकेश है वो सब्जेक्ट हो गया, और उसका है प्रेडिकेट है वो क्या है? मोर्टल है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, उसकी विशेषता यानी कि, ठीक है, कि इसका ये है। तो अब ये है, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में बताता हूँ। पहले इसको, और एक सब्जेक्ट, एक हम एक जो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है प्रोपोजिशन की, उसको हम टुकड़ों में तोड़ते हैं। जैसे अब ध्यान से समझना, ना समझ में 10 बार पूछ लेना, लेकिन सुनना आराम से। सबसे पहले होता है कोई चीज की क्वांटिफायर, क्वांटिटी बताने वाला। फिर होता है सब्जेक्ट, फिर होता है कनेक्टर या उसको कपुला बोलते हैं, और फिर होता है प्रेडिकेट। क्या है ये? एक एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा या तो होगा ऑल फ्लावर्स आर पिंक, या तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे ऑल क्या कह रहा है? ऑल बता रहा है आपको क्वांटिटी, मात्रा, कि सारे के सारे हैं। या ये हो सकता है कि नो फ्लावर आर पिंक, तो ये मात्रा बता रहा है कि कोई भी फ्लावर पिंक नहीं है। या हो सकता है कि सम फ्लावर आर पिंक। तो ये पहला जो शब्द होता है, जो पहला यहाँ पे आपको वर्ड लिखा हुआ है ऑल, नो या सम, ये बेसिकली यहाँ पे क्वांटिफायर है, मात्रा को बताता है। ठीक है, और फ्लावर इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। फ्लावर समझे है क्या? फायर है ना, वो वाला नहीं है, ये फ्लावर सब्जेक्ट हो गया। और आर है वो इसको कनेक्ट करता है, जोड़ता है, कनेक्टर बोलते हैं ना। और पिंक इन फ्लावर का प्रेडिकेट है, विशेषता है। तो इस तरह से होता है। ठीक है, समझ में आएगी बात? अरे बोलो जी, बोलो, समझ में आई? ठीक है, कोई तो बोल जाओ, समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब टर्म्स की बात करें, है ना, टाइप्स ऑफ टर्म्स। अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्या चीज होती है, इसको समझना। डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, मैं इसको पढ़ता हूं, आराम से समझना। A term is distributed if it refers to all members of the class designated by the term. For example, all men are mortal. In this example, we refer all men without any exception, so the man term is distributed. अब इस बात को बहुत आराम से समझना। मैंने कहा ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर हैं। तो मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं या सारे आदमियों की बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं ऑल मैन आर मॉर्टल, तो मैं सब की बात कर रहा हूं। तो मॉर्टल के साथ, नश्वर के साथ एक आदमी आएगा या सारे आदमी आएंगे? मैंने देखो, ये सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है ऑल मैन
अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ऑल मैन आर मोर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है। तो ये मोर्टल के साथ जो एक आदमी आएगा या सारे आदमी आएंगे? सारे आदमी आएंगे मोर्टल के साथ। तो आदमी हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मोर्टल के साथ हर जगह आदमी है। तो यहाँ पे मैन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म हो गई। या यूं समझ लो, जिसके साथ ओल हो जाता है ना या फिर नो हो जाता है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड ही होता है। क्योंकि मैं ये कहूं कोई भी आदमी नश्वर नहीं है, नो मैन इज मॉर्टल, अगर ये बोलूं तो नो मैन कोई भी आदमी नहीं है, वो मॉर्टल के साथ होगा कि कोई भी आदमी नश्वर नहीं है, कोई भी आदमी नश्वर नहीं है, कोई भी आदमी नश्वर नहीं है, तो मॉर्टल के साथ हर जगह वितरित होगा। या मैं कहूं सारे आदमी नश्वर है, सारे आदमी नश्वर है, कोई भी नहीं, तो मैं सारे आदमियों को ले रहा हूं ना कि कोई भी नहीं है ये, तो इसका मतलब सारों की बात करूं या कहूं सारे ये करेंगे। तो ऑल जिसके साथ जुड़ा होता है बेसिकली, यानी कि वो उस शब्द के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है, हर जगह है। ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अरे समझ पा रहे हो? मैं एक टेबल और दिखाऊंगा, आप और अच्छे से समझोगे। ठीक है, एक टेबल भी दिखाऊंगा आपको। अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा देखना। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जांपल देखोगे तो आपको और समझ में आ जाएगी। फिर मैं एक टेबल भी बताऊंगा। ए टर्म इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन रेफर टू लेस देन ऑल, यानी कि कोई भी चीज ऑल से कम होगी, जहां पे सम नोट सम वाला शब्द आ जाएगा, इसका मतलब सम है उस शब्द के साथ, तो वो सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ जगह है, तो उसको हम कहेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर इट्स क्लास नॉट फुली ऑक्यूपाइड। In the above example, in addition to man, there are birds and animals which are mortal. The given statement doesn't refer all mortal creature, so the mortal is undistributed. अब इस बात को समझिए। मैंने कहा all men are mortal, all men are mortal, सारे व्यक्ति नश्वर है। तो आदमी तो सारे इंक्लूड कर दिए, ठीक है, ये बात ध्यान से समझना। आदमी तो सारे इंक्लूड हो गए और मॉर्टल के साथ है वो। लेकिन क्या सिर्फ मॉर्टल आदमी ही होता है क्या? नश्वर सिर्फ व्यक्ति ही होता है? बर्ड्स, एनिमल्स, ये भी तो मॉर्टल है। तो जो मॉर्टल शब्द है वो तो हर जगह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना। अरे बोलिए, वो तो सिर्फ आदमियों के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे बोल जाओ। अगर मॉर्टल शब्द है नश्वर, वो नश्वर तो सब चीज है, जो भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब मॉर्टल है। तो मॉर्टल खुद है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है ना। वो डिस्ट्रीब्यूटेड कब होता? ऐसे आता कि ऑल लिविंग बींग्स आर मॉर्टल, अगर वो बात होती तो। लेकिन इसने सिर्फ मैन की बात की है, तो मैन की बात कर रहा है। तो मॉर्टल शब्द को जो खुद है वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो तो सिर्फ मैन के लिए ही आ रहा है ना। आदमी नश्वर है, आदमी नश्वर है, आदमी नश्वर है, तो नश्वर सिर्फ आदमी के साथ आ रहा है और लिविंग बींग के साथ तो नहीं आ रहा। सारे लिविंग बींग हैं वो नश्वर है ना, तो ये सिर्फ आदमी के लिए आ रहा है। तो मोर्टल जो खुद शब्द है वो क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो हर जगह नहीं आ रहा। ये बात कुछ पल्ले पड़ी, हजम हुई कुछ? बताओ। अब मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, अगर यहाँ पे भी हजम नहीं हुई है तो मैं एक एग्जांपल से सारी बात बता देता हूं। अब देखना, आप आराम से समझना। ये टेबल है, इससे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और इसकी हर बात में बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आराम से समझना। यहाँ पे टाइप है, पहला है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सार्वभौमिक सकारात्मक। ठीक है। एक है यूनिवर्सल नेगेटिव, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक नकारात्मक। एक है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, विशेष सकारात्मक। एक है पर्टिकुलर नेगेटिव, विशेष नकारात्मक। और इसमें पता है आपको ऑल है, ए फॉर ऑल है ना। ई है मतलब यहाँ पे नो है, ए फॉर ऑल है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ई फॉर नो है। ठीक है। पर्टिकुलर अफर्मेटिव है तो आई फॉर सम है, आपको बताया था ए आई ओ फॉर सम नोट है ना। अब इनके मैं एक एक आपको एग्जाम्पल भी लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ इसके सामने, ऑल वाला लिखता हूँ। देखो मैंने लिखा ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल मैन आर मोर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? पहले का है ना, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। सार्वभौमिक तो इसलिए है क्योंकि इसमें ऑल शब्द है, सब पे लागू है।
और अफर्मेटिव सकारात्मक इसलिए है कि इसमें कहीं पे भी नो शब्द नहीं है, नो शब्द नहीं है तो ये सकारात्मक है। तो ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है, ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव का, सारे व्यक्ति नश्वर है, तो ये किसका है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव का। ठीक है, अब अगर नो की बात करें, नो वाले सेंटेंस की, तो क्या होगा? नो मैन आर मॉर्टल, नो मैन आर मॉर्टल, क्योंकि ये नो से शुरू होगा, ए ई है ना, नो मैन आर मॉर्टल, तो इसमें क्या होगा? कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है। नो मैन आर मॉर्टल, कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है। ये यूनिवर्सल तो है, कोई भी व्यक्ति नहीं, तो यूनिवर्सल तो है, सब पे लागू हो रहा है, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि ये कह रहा है कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव है। उसके बाद है पर्टिकुलर एफर्मेटिव, यानी कि विशेष सकारात्मक, यानी कि सम की बात होगी तो ये हो जाएगा सम मैन आर मॉर्टल, कुछ व्यक्ति नश्वर है, सम मैन आर मॉर्टल, कुछ व्यक्ति नश्वर है। और फिर है पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी कि सम नोट की बात करेगा ये, क्योंकि आई है सम, ओ है सम नोट, तो सम मैन आर नोट मॉर्टल, सम मैन आर नोट मॉर्टल, कुछ व्यक्ति नश्वर नहीं है। तो एक वाला सम है, ये सम नोट वाला है। तो पहले तो ये बताओ, जो मैंने ये चारों बातें लिखी है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है? बताओ, समझ में आ गई है कि ये एग्जाम्पल इसका है? सबको समझ में आ गई कि ऑल मैन आर मॉर्टल है, फिर नो मैन आर मॉर्टल है, फिर सम मैन आर मॉर्टल है, फिर सम मैन आर नॉट मॉर्टल है। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड की बात देखते हैं। अब पहला सेंटेंस है ऑल मैन आर मॉर्टल, तो मुझे एक बात बताइए, ऑल मैन के साथ है तो सब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, क्योंकि सारे आदमियों की बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट के साथ ऑल है तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हर जगह है वो, तो ऑल आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ही। और प्रेडिकेट की जो हमने बात की थी विशेषता, तो मॉर्टल सिर्फ व्यक्ति नहीं होता, मैन ही नहीं होता, सब तुम हमने पीछे ही एग्जांपल में बात की, बर्ड्स भी, एनिमल्स भी सब होते हैं। तो इसकी जो प्रेडिकेट है, जो विशेषता है, जो मॉर्टल है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, क्योंकि वो सब के साथ क्या है? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो सारी लिविंग बीइंग के साथ होना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ मैन के साथ ही है, तो हम कह देंगे ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बात आपको समझ में आई? इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लेकिन अब ई वाला सेंटेंस देखो, ई वाला जिसमें लिखा हुआ है कि नो मैन आर मॉर्टल, कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है, तो यहां पे दोनों शब्द, मैंने कहा जहां नो शब्द शुरू हो जाए वहां पे हमें दोनों को डिस्ट्रीब्यूटर लेना है। इसका रीजन क्या है? जहां नो से शुरू हो, कारण क्या है? ये सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है, ये नश्वरता की बात करना, नेगेटिव की बात कर रहा है। तो हमें, अब देखो मॉर्टल तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन नश्वर नहीं है, तो सिर्फ एक मैनकाइंड की बात कर रहा है और सारों की कर रहा है कि नश्वर नहीं है। अब नश्वर है में तो बहुत सारी चीज नश्वर हो सकती है, लेकिन नश्वर नहीं है, यहाँ पे देखो नो की आ रही है फील आपको, आप सेंटेंस को बोल के देखो, कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है, तो ये मॉर्टल है के साथ नो आ रहा है। वहां पे ऑल वाली फीलिंग सिर्फ मैन के साथ आ रही थी, ऊपर वाले में सारे व्यक्ति नश्वर है, लेकिन यहाँ पे नीचे देखो कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है, तो ये नो वाली जो फीलिंग है ये आपको सब के साथ आ रही है, मॉर्टल के साथ भी आ रही है और मैन के साथ भी, कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना ये चीज, है ना? हाँ, मीन्स ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल, कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है। ठीक है ना? बेसिकली हम नो लेंगे इसको। तो ये इसलिए ये दोनों का दोनों क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे नो से शुरू होगा यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव होगा, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ध्यान रखना ये। ठीक है, और अगर हम बात करें पर्टिकुलर एफर्मेटिव की, तो कुछ व्यक्ति नश्वर है, तो कुछ की बात ही होगी, अरे कुछ की बात हो गई ना, कुछ की बात होगी तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऑल की बात नहीं हो रही, और वहां पे हमें कोई फीलिंग तो आई नहीं रही, नो वगैरह की कोई फीलिंग आई नहीं रही, कुछ व्यक्ति नश्वर है, कुछ व्यक्ति नश्वर है, तो दोनों के दोनों कुछ व्यक्तियों की नश्वरता की बात कर रहा है, तो दोनों के दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। और अगर फिर हम पर्टिकुलर नेगेटिव में आ रहे,
तो सम मैन आर, मैन के साथ तो सम है, तो मैन तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है। लेकिन वहां नो की फीलिंग आ रही है मोर्टल के साथ, सम मैन आर नोट मोर्टल, तो नोट वहां पे आ रहा है कि कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो आप यूं मान के चलना, जिस सेंटेंस के साथ आपको या जिस शब्द के साथ ओल वाली या नो वाली फीलिंग आए वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो देखिए इस दूसरे वाले में यहाँ पे नो की फीलिंग आ रही थी आपको मोर्टल के साथ, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे भी नो की फीलिंग आ रही है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब देखो जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है इसमें दो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ई वाला सेंटेंस है तो यानी कि नो से शुरू होता है तो दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर सम से शुरू होता है तो दोनों के दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ओ से यानी कि सम नोट की बात होती है तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और जो प्रेडिकेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपको बात याद रहेगी ए ई आई ओ वाली। आप ये फील याद रखना कि जहां पे ई से शुरू होगा तो दोनों भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो पर्टिकुलर नेगेटिव वाला है ओ वाला, वहां नो की फीलिंग आपको प्रेडिकेट के साथ आ रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और सम की आ रही है सब्जेक्ट के साथ तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये बात समझ में आई आपको भाई? बताओ बता दो। बोलो। चलो अब उस क्वेश्चन का आंसर करो, अब सारे लोग आंसर करना। ये क्वेश्चन है, इन द स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स विच टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कथन कुत्ते सरीसृप नहीं होते, इनका कौन सा पद वितरित है? चलो मैं पोल दे रहा हूं। चलो वेरी गुड। इसमें क्या है, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हम दोनों ही हो गया, नो से शुरू हो रहा है तो नो से शुरू होने वाला हो ही गया, दोनों आ गया समझ में। बहुत बढ़िया। एनालॉजी क्या होता है, एक शब्द याद रखना, एनालॉजी होता है सादृश्य, यानी कि हम दो चीजों का उसकी सिमिलरिटी के आधार पे कंपैरिजन करते हैं। कोई भी हमारे पास दो चीज है उनकी सिमिलरिटी के आधार पे कंपेयर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड सादृश्य या एनालॉजी। एनालॉजी बोलते हैं, एनालॉजी जो आप बोलो। जैसे मैं कहूं कि आप अपने फादर जैसे हो, सारे दिन टीवी देखते हो, ठीक है, तो आप दोनों की जो सिमिलर फीचर कुछ चीजें मिल रही है उसके आधार पे हम किसी को कंपेयर करना, दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। याद रखना ये सीधा सीधा जिसमें ऐसी चीजों की तुलना की जाती है जिसमें समान विशेषताएं होती है उसको हम एनालॉजी ही बोलते हैं। ये ऐसे आपके पास कई बार स्टेटमेंट्स के तौर पे पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल के पूछ लेते हैं ये क्या है, तो उसको बोलते हैं एनालॉजी। जब हम सिमिलरिटी के आधार पे कोई कंपैरिजन करेंगे, है ना, दो थिंग्स के बीच, टू थिंग्स के बीच, ठीक है। अब एक चीज है मूड एंड फिगर। मूड एंड फिगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें तीन टर्म्स की बात करेंगे और वो टर्म्स आपको हर जगह काम आएगी। जब हम बात करेंगे ना आगे इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, वहां पे भी ये बहुत काम आएगी। तो इन टर्म्स को बहुत आराम से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे तीन टर्म की बात करेंगे। एक टर्म होगी मेजर टर्म, ठीक है, मेजर। एक होगी माइनर टर्म और एक होगी मिडल टर्म। ये तीन टर्म होती है। तो अब कौन सी टर्म मेजर होगी, कौन सी टर्म माइनर होगी, कौन सी मिडल होगी, एक बार ये समझिए। याद रखना मेजर और माइनर टर्म हमेशा हम कंक्लूजन में देखेंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना। मेजर और माइनर टर्म कहां देखेंगे, सब बच्चे लिखो। मेजर और माइनर टर्म कहां पे देखेंगे बताओ, मेजर और माइनर टर्म कहां पे देखेंगे बताओ सब लोग, कहां पे देखेंगे? हमेशा कहां देखेंगे, सब लिखो। मेजर और माइनर टर्म कहां पे देखेंगे? कंक्लूजन में। जो निष्कर्ष निकल के आता है हमारे आर्ग्यूमेंट में, निष्कर्ष निकलता है ना, देयरफॉर, ये वो हम करते हैं, जो लास्ट में हमारा कंक्लूजन निकलता है उसी में हम मेजर और माइनर टर्म देखेंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन में मेजर टर्म कौन सी होगी और माइनर टर्म कौन सी होगी मैं आपको बता दूं।
कंक्लूजन के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो माइनर टर्म होगी, याद रखना। कंक्लूजन के अंदर जो सब्जेक्ट होगा, कंक्लूजन के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो माइनर टर्म होगी, याद रखना। कंक्लूजन के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो माइनर टर्म होगी, याद रखना। और कंक्लूजन के अंदर जो प्रेडिकेट होगा, जो कंक्लूजन के अंदर जो प्रेडिकेट होगा वो मेजर टर्म होगी, है ना। प्रेडिकेट होगा, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप पहली बात तो ये दिमाग में रखोगे कि अगर हमें मेजर और माइनर टर्म ढूंढनी है तो हम हमेशा और कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। जो कंक्लूजन है उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो माइनर टर्म होगी, और जो कंक्लूजन के अंदर उसका प्रेडिकेट होगा, विशेषता होगा, वो क्या होगी, वो होगी मेजर टर्म। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, सारी बात समझ में आ जाएगी। जैसे ये सिंपल फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशन है, ठीक है। सिंपल फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल है, जिसमें लिखा हुआ है ऑल गुड लॉजिशियंस आर बियर लवर, ठीक है। जितने भी अच्छे लॉजिशियन है वो बियर लवर है। फिर लिखा है नो पॉलिटिशियंस आर गुड लॉजिशियन, और इसमें इसलिए इसका कंक्लूजन आया सम पॉलिटिशियंस आर नॉट बियर लवर, ये इसका कंक्लूजन आया। तो मुझे एक बात बताइए, आपको मिडल और सॉरी मेजर और माइनर टर्म देखनी है तो आप इस थर्ड में देखोगे, क्योंकि कंक्लूजन ये है। तो इसके अंदर आप ये देखो सब्जेक्ट कौन सा है, इसके अंदर सब्जेक्ट है पॉलिटिशियंस, तो सब्जेक्ट तो हो गया माइनर टर्म। तो देखो सब्जेक्ट पॉलिटिशियन है तो ये माइनर टर्म है, और इनकी विशेषता है बियर लवर, तो ये बियर लवर इसका मेजर टर्म हो गया। ये बात आपको समझ में आई क्या, मैंने क्या कहा। जैसे हमने वो बात की थी, एक ये बात की थी ना, इसमें देखो क्या है, मैंने कहा था ऑल मैन आर मोर्टल, इसी से समझ लो, चलो ऑल मैन आर मोर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है। मुकेश इज ए मैन, मुकेश इज ए मैन, मुकेश एक व्यक्ति है, मुकेश इज मॉर्टल। तो मुझे बताओ इसमें कौन सा माइनर है और कौन सा मेजर है, मुकेश इज मॉर्टल। बताओ कौन सा माइनर है और कौन सा इसमें इसमें कौन सी माइनर टर्म है और कौन सी मेजर टर्म है। मुकेश कैसी टर्म है, माइनर, क्योंकि हम कंक्लूजन में देखेंगे, कंक्लूजन ये है, ये P1 है, ये P2 है, और ये कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन के अंदर सब्जेक्ट है वो क्या होगा, सब्जेक्ट है वो क्या होगा, माइनर टर्म होगा। ये सब्जेक्ट है वो माइनर टर्म हो गया, चलो। और इसकी विशेषता मॉर्टल है, तो ये कौन सा हो गया, मेजर टर्म। तो माइनर और मेजर टर्म आपको क्लियर है, बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत आराम से बता रहा हूँ, प्लीज, ये हर जगह काम आएगी। तो मेजर और माइनर आपको समझ में आ गया। मेजर और माइनर हम कंक्लूजन में देखेंगे, और सब्जेक्ट माइनर टर्म होगा और उसका प्रेडिकेट मेजर टर्म होगा, चलो ठीक है। अब हमारे पास कौन सी टर्म बच गई, किसके बारे में बात और करनी है हमें, कौन सी टर्म बच गई, कौन सी टर्म और बच गई, मिडल टर्म बच गई ना। तो याद रखना, मिडल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं होगी, वो P1 और P2 में होगी। तो मिडल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं होगी, वो P1 और P2 में होगी। ऐसी टर्म जो कंक्लूजन में नहीं है, ऐसी टर्म जो कंक्लूजन में नहीं है, और ऐसी टर्म जो कंक्लूजन में नहीं है और P1 और P2 में होती है, उसको हम मिडल टर्म बोलते हैं। जैसे उस एग्जांपल पे फिर चलते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये तीनों, आप आंसर नहीं देखोगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे ऐसी कौन सी टर्म है जो कंक्लूजन में नहीं है लेकिन P1 और P2 में है, ऐसी कौन सी टर्म है, ये जो ऑल गुड लॉजिशियंस वाले में। देखो, ये जो गुड लॉजिशियन है, वेरी गुड, गुड लॉजिशियन P1 में है और P2 में भी है। देखो, आपको कहीं पे कंक्लूजन में लग रहा है, कहीं भी लॉजिशियन शब्द दिख रहा है क्या, गुड लॉजिशियन, अरे बताओ दिख रहा है क्या कंक्लूजन में, है? लविंग तो है ना सद्या मैम, देखो लवर है ना, ये देखो बियर लवर इसमें है, कंक्लूजन में दिख रहा है ना। लेकिन गुड लॉजिशियन सिर्फ मुझे P1 में दिख रहा है और P2 में दिख रहा है, देखो सिर्फ। आप जल्दी मत करो साध्या मैम, लवर तो यहाँ पे भी है, P1 में, कंक्लूजन में भी है। मिडल टर्म वो होगी जो कंक्लूजन में नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो गुड लॉजिशियन P1 में और P2 में है, कहीं पे भी आपको कंक्लूजन में नहीं लग रही, तो इसलिए ये मिडल टर्म होगी, मिडल टर्म।
चलो मुझे इसमें बताओ, जो मैंने ये लिखा हुआ है ऑल मैन आर मॉर्टल, मुकेश इज ए मैन, मुकेश इज मॉर्टल, इसके अंदर कौन सी मिडल टर्म है? बताओ। इसमें मैन है ना, क्योंकि देखो आप कंक्लूजन में कहीं मैन नहीं दिखेगा आपको, मुकेश इज मॉर्टल तो है लेकिन मैन नहीं दिखेगा। मैन यहाँ पे है P1 में और P2 में है, देखो तो मैन यहाँ पे क्या हो गया, मिडल टर्म हो गया। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई आपको? तो मेजर, माइनर और मिडल टर्म जब भी आपको देखनी होगी देख लोगे, ठीक है। और एक चीज, आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा, आगे हम फिगर बनाना सीखेंगे, ये फिगर बनाना सीखेंगे, ठीक है। जैसे मूड किसको बोलते हैं, A, E, I, O, ये सब मूड है, ठीक है। और फिगर 4 तरह के होते हैं, वो कौन से होते हैं वो भी मैं बात करूंगा आपको। आपको कोई ये पूछे ना, आपको ये पूछे कि फिगर जो बनते हैं, जो 4 तरह के अभी फिगर बनाएंगे हम, तो आपको कोई ये सीधा सीधा क्वेश्चन नेट में पूछा भी हुआ है कि आप ये बताइए कि जो कैटेगरिकल सिलेज में जो फिगर बनते हैं, आपको को फिगर कौन सी टर्म को देख के बनते हैं, मेजर, माइनर या मिडल। आपसे ये पूछा गया कि जो फिगर बनते हैं जो 4 तरह के, वो कौन सी टर्म को देख के बनते हैं, तो आपका एक आंसर होगा फिगर जो बनते हैं हमेशा मिडल टर्म को नोट करते हुए बनते हैं, याद रखना। फिगर कौन सी टर्म को देखते हुए मिलते हैं, बताओ। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, मिडल टर्म को, और वो कैसे मैं अभी बात करूंगा। अभी मैं बात करूंगा कि कैसे मिडल टर्म को देखते हुए फिगर बनेंगे, वो देखना, ठीक है। देखो फिगर 4 तरह के होते हैं। 5000 प्लस पीवाईक्यूज के साथ कंप्लीट पेपर वन की थ्योरी करेंगे। बेसिकली हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम कंप्लीट थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, ऑल 10 की 10 यूनिट्स पढ़ लिया, लेकिन उस चीज को हम एग्जाम हॉल में जाके अप्लाई नहीं कर पाते। तो हमने इन पेपर्स को एनालिसिस किया, एक प्रॉपर चीजें सोची कि क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातें की, तो इससे यही चीज निकल के आई कि स्टूडेंट्स क्या है, थ्योरी पे फोकस करता रहता है और ज्यादा प्रैक्टिस वो क्वेश्चंस की नहीं करता है। इसलिए हमने एक चीज की है कि हम जो अब की बार कंप्लीट 10 यूनिट्स की थ्योरी करेंगे वो 5000 प्लस पीवाईक्यूज के साथ करेंगे। पूरा का पूरा एकदम कंसेप्ट को निचोड़ के चलेंगे और हर यूनिट के 500 से ज्यादा पीवाईक्यूज, जो बेस्ट पीवाईक्यूज रहेंगे, 500 से ज्यादा पर यूनिट। आप सोचिए 10 यूनिट के 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, प्लस कंप्लीट थ्योरी होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी, और स्टडी मटेरियल भी आपके पास बाय कोरियर घर पे आएगा। अलग से कोई किसी भी तरह से आपको मेरे हिसाब से बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। और लाइव सेशन जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप SWMG पे, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।